पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो गिरा देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को, और गिराएंगे तो कैसे गिराएंगे? राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी बात जो राहुल गांधी ने कही थी वो सच साबित हुई है और इस सरकार को दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई लोकतांत्रिक तरीका ऐसा हो सकता है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ये अलग बात है कि चलिए 2 पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो कोई समर्थन वापस ले लेंगी, इसके अलावा क्या कोई और गैर लोकतांत्रिक भी कोई ऐसा तरीका है जिसमें मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? आपसे सहमति रखते हुए भी लोकतांत्रिक तरीका तो सिर्फ चुनाव का होता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को अभी कम से कम 3 साल बाकी हैं। 2024 में वो चुने गए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, तो जाहिर है 2029 में ही ये चुनाव होने हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत सनसनीखेज बयान दिया है, मैं कहूँगी दावा किया है। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। या तो उन्होंने कहा है कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी या इमरजेंसी लग जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही है कि फिलहाल देश में जिस तरह के हालात हैं, खासकर पश्चिम एशिया में जो संकट है, उसके मद्देनज़र उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। और जो अपना पहला बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार गिर जाएगी 1 साल के भीतर, उन्होंने ये दावा किया है कि न सिर्फ कि चुनाव आयोग बल्कि जुडिशरी और साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए लोग, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनसे जुड़े लोग उनको चुपचाप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अब सब लोग तंग आ चुके हैं। इस खबर देने की जानकारी भी मोदी जी को है, इसलिए मोदी जी उनसे आंख चुरा रहे हैं। ये बयान सुन लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आपने राहुल गांधी का एक छोटा बयान सुना, ये खुद ही अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन ये किस बुनियाद पे ये बयान दे रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं? पूरा जो इस वक्त सोशल मीडिया का स्पेस है, पूरे तरीके से मैं कहूँगी आग लगी हुई है स्पेस में, कि क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो गिरा देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को, और गिराएंगे तो कैसे गिराएंगे? मैं इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की जानी मानी नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता, उनसे बातचीत करते हैं। सुप्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बयान अपने आप में है तो बहुत ही सेंसेशनलिस्ट, बहुत सनसनीखेज। राहुल गांधी इस तरह के बयानों के लिए तो नहीं जाने जाते, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी तो क्या इसको डिफेंड कर पाएंगे? वो क्या कहना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी? आपको, आपके दर्शकों को मेरा तो नमस्कार सबसे पहले, अरफा जी।
और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी बात जो राहुल गांधी ने कही थी वो सच साबित हुई है। और इस सरकार को दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है जब जब राहुल गांधी की कही हुई बात, मार्च में राहुल गांधी ने कहा था तेल और गैस का जबरदस्त संकट आने वाला है, सरकार तैयारी करे। सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और नतीजा सबके सामने, छोटे कस्बों गांव देहातों में किल्लत है, लोग दिन दिन भर रात रात भर लाइनों में खड़े। तो राहुल जी की सर्वप्रथम तो हर बात जो वो कहते हैं वो सेंसेशनलाइज नहीं करते, वो ऐसे जुमले नहीं फेंकते, वो सोच समझ कर अध्ययन कर कर लोगों से बात करके बातें कहते हैं, एक समझ से कहते हैं, और इसलिए उनकी बात हर सही होती है। राहुल जी ने ये जो बात कही है और ये बात समझनी और ये बात कहनी जरूरी है जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, अति सर्वत्र वर्जते। इस सरकार ने अति कर दी है, अति कर दी है झूठ बोलने की, अति कर दी है संवेदनहीनता की, अति कर दी है हर तरह के भ्रष्टाचार की, अति कर दी है लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने की। असलियत यह है आरफा जी कि आज की तारीख में इस सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और सरकार से चीजें संभल नहीं रही हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूं और बात शुरू ही करते हैं हम शिक्षा से। नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का एग्जाम रद्द हो गया, सीयूईटी में दिक्कत आ गई, सीबीएसई, हम सब सीबीएसई से पढ़कर निकल आए, 64 साल पुराना बोर्ड, उसमें भी धांधली हो गई। और धांधली का हवाला सरकार नहीं दे रही है, ना सरकार की एजेंसी दे रही है, वो 17-17, 18-18 साल के लड़के जो रिसीविंग एंड पर है वो बता दे रहे हैं कि कैसे आपने टेंडर में कंडीशंस चेंज करी, एक कोएम्प नाम की टेंटेड कंपनी को लाए, कैसे आपने रातों रात अपनी शर्तें बदली, किस तरह से ओएसएम में बजाय स्कैनिंग होने के फोटो खींचकर लोड कर दी गई, टीचर्स मार्क्स ही नहीं देख पाए। निसर्ग, सिद्धार्थ, सार्थक और वेदांत जैसे लड़कों ने सरकार की कलई खोल कर रख दी और सरकार उस पर उनका उपहास उड़ा रही थी। नहीं, ठीक बात है सुप्रिया जी मेरी आपसे सिद्धांत, मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, इसको खत्म कर देने दीजिए। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो फ्यूल की समस्या हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रेलवे की समस्या हो, चाहे वो विदेश नीति हो, मतलब रूबियो डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ कौन विजिटिंग प्रेसिडेंट रहेगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था वेनेजुएला की प्रेसिडेंट आएंगी, वो आ गई। तो सरकार चला कौन रहा है? और क्योंकि अति कर दिए इन लोगों ने, तो ये सरकार तो गिरेगी। ये अमेरिका के इशारों पर चल रही सरकार है और ये बिल्कुल गिरेगी, 100% गिरेगी। नहीं, आपकी बात से मुझे अगर सैद्धांतिक असहमति ना भी हो और ट्रैक रिकॉर्ड जिसकी आप बात कर रही हैं, ये बात सच है कि राहुल गांधी जो भी कहते आए हैं वो सच भी साबित होता है, मैं इसको एक किनारे रखती हूँ। दूसरी बात ये सामने रखनी पड़ेगी, चाहे वो कितने भी नाकाम हो एक नेता के तौर पर या उनकी सरकार कितनी भी खराब चल रही हो, किसी के भी इशारों पर चल रही हो, वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार देश की जनता ने उनको, उनकी पार्टी को चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई लोकतांत्रिक तरीका ऐसा हो सकता है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ये अलग बात है कि चलिए दो पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो कोई समर्थन वापस ले लेंगी, इसके अलावा क्या कोई और गैर लोकतांत्रिक भी कोई ऐसा तरीका है जिसमें मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? आपसे सहमति रखते हुए भी लोकतांत्रिक तरीका तो सिर्फ चुनाव का होता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने एक शब्द यूज किया यहां पर और आपने कहा वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। लोकप्रियता का क्या पैमाना है? सस्ती लोकप्रियता नहीं होती है। जब देश के बच्चे, 5 बच्चों ने अभी तक नीट का पेपर आउट होने से हताश और निराश होकर सुसाइड कर लिया। लड़की आज जिस आकांक्षा चतुर्वेदी ने सुसाइड किया, उसने लिखा मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो किसान की बेटी थी, वो बेचारे नागपुर गए, कुक बने की बेटी पढ़ ले। ऐसे में प्रधानमंत्री बैठकर मन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है युवा देख नहीं रहा है? आपको लगता है जेनजी ये देख नहीं रही है कि हमारे भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है? मतलब प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और खुद 3-3 रोड शो करते हैं। कहते हैं विदेश घूमने की एक यहाँ पर ललक सी आ गई है, आदत पड़ गई है, और खुद चले जाते हैं 5 देशों के दौरे पर। और क्यों? क्योंकि अडानी को ज्यादा धंधा पानी दिलाना था।
तो मेरा अपना मानना है कि लोकप्रियता का पैमाना क्या है पहले तो, और इस समय लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, गांव देहात चले जाइए, लोग गरिया रहे हैं लोगों को। लेकिन क्योंकि आपने लोकतांत्रिक तरीके की बात करी, राहुल जी की कोई भी बात लोकतंत्र के परिवेश से बाहर नहीं हो सकती है। और मेरा अपना मानना है कि सरकार को खुद आभास हो रहा है कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, चीजें संभल नहीं रही हैं। रुपए में अगर ये लोग रोज इंटरवीन ना करे तो 100 का कब का पार कर गया होता रुपया, और इसको प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था। हो सकता है खुद ही मोदी जी रिजाइन कर दे, हो सकता है उनकी सरकार खुद ही कह दे भैया हमसे नहीं चल पा रहा है। लोकतांत्रिक परिवेश में जरूर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन देश की जनता करेगी। नहीं इसमें मुझे कोई सुप्रिया जी संदेह बिल्कुल नहीं। समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। आप कह रही हैं लोकतांत्रिक, आ रही है? मैं कह रही हूँ लोकतांत्रिक तरीके से ये बात होगी। तो मुझे बताइए, सरकार जो चुनी हुई संवैधानिक, मैं कहती हूँ वो सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, इस सब के बावजूद भी कि लगातार वो हर राज्य में जीत रहे हैं, चलिए मान लेते हैं किसी भी तरह से धांधली से जीत रहे हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली कैसे संभव होगा जब ये संवैधानिक सरकार है? क्योंकि सरकार इतनी असमर्थ हो गई है सरकार चलाने में, ये खुद ही रिजाइन करेंगे, ये खुद ही हटेंगे, इनको जनता हटाएगी। इतना आक्रोश है जनता के बीच में। सरकार आज की तारीख में आपको गवर्नेंस दिख रही है कहीं। और मैं यहां पर 1 मिनट लेकर बोलना चाहती हूं, शिक्षा का भंटा धार कर दिया है, एनर्जी तो पूरी तरह से अमेरिका के सामने लौट गए। हम किससे तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो अमेरिका डिसाइड कर रहा है। पाकिस्तान जैसे कंगले मुल्क में 12-12 रुपए दाम कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ 8-8 रुपए दाम बढ़ रहे हैं। $24 कच्चा तेल गिर गया, हमारा तेल तो प्राइसेस नहीं गिरे। तो फ्यूल की बात कर लीजिए, विदेश नीति की बात कर लीजिए, पानी, पीने के पानी के लिए इंदौर से लेके गुजरात, उत्तराखंड, आगरा, मतलब कहां कहां लोग तरस नहीं रहे पीने के पानी के लिए, पीने का पानी नहीं मुहैया करा पा रहे। स्वास्थ्य की सेवाओं का बंटाधार है, विदेश नीति का बंटाधार है, भट्टा बिठा दिया इन्होंने रेलवे का। तो आप जो कह रही है ना गवर्नेंस, इट इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। ये सरकारी चैनल्स जो बन चुके हैं चरण चुंबक वो नहीं दिखाएंगे। शिक्षा इनसे संभल नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है बताइए आप मुझे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए निर्मला सीतारमण का भी इस्तीफा करना पड़ेगा। फिर तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी निकालना पड़ेगा, जल मंत्री सीआर पाटिल को भी निकालना पड़ेगा। उन्हीं को क्यों, फिर तो आपको हरदीप पुरी को भी निकालना पड़ेगा, चीन अतिक्रमण करके बैठे राजनाथ सिंह को भी निकालना पड़ेगा, अमित शाह को भी निकालना पड़ेगा, इतनी खराब ट्रेड डील करने के लिए पीयूष गोयल को भी निकालना पड़ेगा। और अगर ये सब निकलेंगे तो प्रधानमंत्री वहां क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि एक हटे तो बहुतों को हटाना पड़ेगा और साहब भी नहीं बचेंगे। सुप्रिया जी ये तो ऐसी पार्टी है। आपने मुझसे पूछा ना मुझे क्यों लगता है, देश की जनता के विवेक को कम मत आंकिए। ये उबाल, ये गुस्सा आ रहा है लोगों में और लोग असंतुष्ट हैं और लोग इस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। और सरकार सब कुछ मोदी जी समझते हैं, मोदी जी जरूर समझते हैं कि इस समय लोग उनके बेहद खिलाफ हैं। नहीं सुप्रिया जी, ये तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, सब कुछ किया जा रहा है सत्ता में रहने के लिए। एक विरोधाभास राहुल गांधी के भाषण के दूसरे हिस्से में ये है कि पहली बात तो वो लगातार ये कह रहे हैं पिछले 12 साल से, और खासकर जब से तीसरी बार ये सरकार आई है, कि तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें चुनाव आयोग हो या उसमें जुडिशरी तक पे भी बड़े बड़े जज जो हैं समझौतावादी हो गए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के मातहत काम कर रहे हैं, चाहे वो लालच हो या भय हो उसके तहत। और फिर राहुल गांधी अचानक बयान देते हैं और कहते हैं कि यही तमाम लोग आके राहुल गांधी के कान में आके और ये बता देते हैं कि हम उनसे परेशान हैं। तो या तो वो समझौतावादी हैं या राहुल गांधी को चुपचाप आके बता रहे हैं वो। ये बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। जो सिस्टम होता है ना वो बहुत सारे लोगों से बनता है, और एक समय ऐसा था जब नरेंद्र मोदी ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। लोगों को डर था, लोगों को भय था, लोगों को लग रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए, तो पूरा कब्जा था। आज की तारीख में इतनी अति हो गई कि लोगों के मन से डर चला गया। एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, लोगों को इतना मत डराओ कि उसको डर लगना बंद हो जाए। आज लोगों को डर लगना बंद हो गया और लोग इनका असली चेहरा देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है ज्यादा दिन रह गए तो पूरा देश तबाह करके जाएंगे। और इसीलिए लोग अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन राहुल जी के पास आती है, जिसको वो पहले से ही बता देते हैं, वो कहां से आ रही है? कोई सोकर जागते थोड़ी आ जाती है। लोग फीडबैक दे रहे हैं। आपको लगता है ज्ञानेश कुमार बिके हुए हो सकते हैं, आप ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, लेकिन उसी चुनाव आयोग में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि उनको लोकतंत्र का प्रहरी होने का दायित्व इस देश के संविधान ने दिया है। और जब वो नहीं हो पाते तो वो राहुल गांधी को बता रहे हैं। वो बता रहे ईवीएम के साथ कैसे टैंपरिंग होती है, कैसे वोट चोरी की जा रही है। लोग बता रहे हैं कि कैसे नीतिगत फैसले जो है वो रातों रात बदले जाते हैं।
पता चल रहा है कैसे हो रहा है। तो ये विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। वो एक बात कह रहे हैं कि एक टाइम पर इतना डर था, एक टाइम पर इतना भय था, बहुत कंट्रोल रखने की चीजें थी। आज वो भय कंट्रोल हट रहा है, आज लोग खुलकर बोल रहे हैं। आप 2 साल पहले का टीवी चैनल देख लीजिए या सोशल मीडिया देख लीजिए और आज का देख लीजिए, लोग खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर लोग कह रहे हैं। मैंने तो महंगाई पर जो वीडियोस देखे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। दिल्ली में भक्तों की इतनी टोली घूमती थी, आज वही लोग पलट कर कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, अब हम कभी जीवन में वोट नहीं देंगे, तो सबके हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। तो देश का माहौल बदल रहा है। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो संस्था में भी लोग बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये फीडबैक दे रहे हैं कि एक्चुअल सरकार में हो क्या रहा है, सरकार चल कैसे रही है। और एक बात बिल्कुल साफ है अरफा जी, ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी, ये सरकार नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे, ये सरकार अमेरिका अपने इशारे पर मोदी से चलवा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ विजिटिंग डिग्नेटरी कौन होगा इसका अनाउंसमेंट मार्को रूबियो अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं, और 5 दिन बाद वो आ भी जाती है दिल्ली विजिटिंग के लिए। मतलब ये तो थोड़ी ज्यादा हतप्रम होने वाली बात है। लेकिन सुप्रिया जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि खुल के बोल रहे हैं लोग, दूसरी तरफ जो नारा लगता है वो तानाशाही का, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक तरफ तानाशाह भी है, दूसरी तरफ खुल के भी बोल रहा है। चलिए वो अलग बात है, लेकिन आपने एक बड़ी बात बताई है। हर तानाशाह बेहद डरपोक होता है, उसको अपनी सत्ता का, अपनी पावर खोने का डर होता है, जो डर नरेंद्र मोदी के मुंह पर दिख रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, बड़ी एक्सपर्ट कमेंट्री देते थे, उन सबसे पूछिए ना नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या है। जी हाँ, एक बड़ी बात आपने कही है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ। और आपने ये कहा है कि राहुल गांधी को ये सब जो आकाशवाणी है कहाँ से हो रही है। ये आप ये कह रही हैं कि सिस्टम के अंदर ही बैठे हुए लोग तमाम तरह की राजनीतिक और आर्थिक जो दशा दिशा है उससे अवगत कराते हैं। वो लोग जो सिस्टम में ही परेशान हैं राहुल गांधी को आके बताते हैं, फिर वो एक तरह की भविष्यवाणी करते हैं कि ये देखिए ये होने वाला है 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में। तो सिस्टम के अंदर ही लोग आपको बता रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपसे, ये आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि अभी भी देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को, खासकर पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके अलावा असम में भी उनकी दोबारा सरकार आ गई है। तो राहुल गांधी के पास अब लोकतांत्रिक और चुनावी जो रास्ता है वो बंद हो रहा है, इसलिए वो गैर लोकतांत्रिक जो जरिए हैं या रास्ते हैं, या कुछ लोग कहेंगे विदेशी ताकतें हैं, उनके जरिए तख्ता पलट करना चाहते हैं, और इसलिए उन्हें पता है कि 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। राहुल गांधी इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव जी के बेटे हैं। उनकी खानदान ने इस देश के लिए शहादत दी है, उनकी रगों में ना बलिदानियों का खून है। उनके पुरखे इस देश की आजादी के लिए लड़े, 10-10 वर्ष अपनी जवानी के जेल में बिता दिए, इस देश की आजादी के लिए लड़े। और जब देश आजाद हुआ तो नेशन बिल्डिंग करी, जुमले और फर्जी घड़ियाली आंसू नहीं बहाए। तो राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो गैर लोकतांत्रिक तरीके की कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि हमारा और उनका वो सिद्धांत ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, वी आर नेशन बिल्डर्स, हम इनकी तरह थोड़ी सावरकर के वंशज है जो माफी मांगे लिखेंगे। राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं वो लोगों का मूड पढ़ के। आपने कहा राहुल गांधी सुनते और भविष्यवाणी करते थे, जी नहीं, राहुल जी तक इनपुट पहुंचता है, वो सोचते हैं, समझते हैं, चीजों को चेक करते हैं, देखते हैं। राहुल जी किन लोगों से मिलते हैं आप मुझे बताइए। राहुल जी ऑटो वालों से मिलते हैं, मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, खेतिहर मजदूर से मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूर से मिलते हैं, वो जाकर छात्रों से मिलते हैं, वो युवाओं से मिलते हैं, वो महिलाओं से मिलते हैं, वो देश के आम मनरेगा के मजदूरों से मिलते हैं, सफाई कर्मचारियों से मिलते हैं। तो इनसे मिलकर उनके पास इनपुट आता है। नरेंद्र मोदी की तरह थोड़ी सिर्फ अडानी के साथ गलबैया करते हैं। तो इसलिए जब राहुल जी के पास इस तरह का इनपुट आता है, उनका अपना एक विचार है, और फिर इस तरह के लोग अंदर से खबर भी दे रहे हैं, तो जब जब राहुल जी कुछ कहते हैं वो सच कैसे हो जाता है? नहीं सुप्रिया जी, बताइए। सुप्रिया जी एक तरफ उनकी समझ है और उनके पास जी हाँ, इनपुट है। हो सकता है राहुल गांधी ने ये जो उनका ऑडियंस था, दर्शक था, वो कार्यकर्ता थे, हो सकता है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि जब अब इस तरह का रिमार्क उनकी तरफ से आता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी, या इमरजेंसी लग जाएगी, या बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसको बीजेपी और उनकी जो पूरी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको किस तरह से पेश किया जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए राहुल गांधी कुछ भी करने को तैयार है, उसको अपने फेवर में बहुत आसानी से ट्विस्ट कर सकती है बीजेपी? अरफा जी, ट्विस्ट करने की तो देखिए, जहां तक बात है, इस देश में ट्विस्ट कैसे किया जा रहा है उसको सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 8 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाता है, और हमारे चरण चुंबक एंकर कहते हैं वैसे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बढ़त नहीं है। उनको पता ही नहीं है गरीबी क्या है, इतने चौकस बैठे हुए ये लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या गरीब, उनको पता ही नहीं है कि आधा देश जो है 31 तारीख को जेब में 10 रुपए डालकर चलता है कि 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी।
उनको पता ही नहीं 8 रुपए बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, उनको फिक्र ही नहीं है कि दूध का दाम जब 2 लीटर बढ़ जाता है, ब्रेड का दाम 5 रुपए बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा हो जाता है, सीएनजी का 8 रुपए बढ़ जाता है, तो लोगों पर कितना कहर बरप रहा है, उनको अंदाजा ही नहीं है। तो ट्विस्ट करने पर तो आप कुछ भी ट्विस्ट कर दीजिए, लेकिन देश भी तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। देश भी तो देख रहा है कि नेपाल दाम घटा रहा है, पाकिस्तान दाम घटा रहा है, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपने लोगों को राहत दे रहा है डीजल पेट्रोल पर, और हम जो है धड़ाधड़ दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जब क्रूड ऑयल 20 पर आया था, $20 प्रति बैरल पर, तब हमने लोगों को राहत क्यों नहीं दी थी? तो आपको लगता है लोग ये समझ नहीं रहे? लोग सब समझ रहे हैं और लोग हिसाब करेंगे। और जहां तक आपने बार बार दो बातें की कि चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद क्या कर रहे हैं? और इसीलिए मुझे पता है ये वोट चोरी है, वोट चोरी से चुनाव जीता गया है, ये रिग्ड इलेक्शन है। चुनाव जीतने के बाद टीएमसी को तोड़ने पर बीजेपी क्यों आमादा है? आप बताइए मुझे। जो हश्र इन्होंने जदयू का किया, जो शिवसेना का किया, जो शिरोमणि अकाली दल का किया, वो इनका क्यों करना चाहते हैं? क्यों विपक्ष मुक्त रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि इस तरह की हरकतें कर कर ये कुछ लोगों को डरा सकते हैं, सबको डराना इनके बस की बात नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत आपका बहुत हमसे धन्यवाद, बातचीत करने थैंक के यू। लिए, शुक्रिया।